नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल की फ्यूचर हेलीकॉप्टर्स के बारे में है। जब भी हम लोग एचएएल की फ्यूचर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं तो आप सभी के मन में इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का आइडिया आता होगा, जिसे अभी 2027 के आसपास डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग Mi-17 हेलीकॉप्टर का एक रिप्लेसमेंट होने वाला है। लेकिन अभी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को देखते हुए अभी हेलीकॉप्टर या वर्टिकल लिफ्ट प्लेटफॉर्म को और तेज करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि वर्तमान की जो कन्वेंशनल रोटर डिजाइन वाले हेलीकॉप्टर ये मैक्सिमम 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद अभी टिल्ट रोटर डिजाइन को भी डेवलप किया जा चुका है, जिसमें रोटर्स को वर्टिकल टेक ऑफ करने के बाद मैक्सिमम स्पीड को गेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए शिफ्ट किया जा सकता है, और ऐसे में हेलीकॉप्टर्स की स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसे कई हेलीकॉप्टर ड्रोन अभी एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें बोइंग की V-22 ऑस्प्रे सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसको आपने कई हॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा। अभी एचएएल का कहना है कि वो भी ऐसी सेगमेंट में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि आने वाले 15 सालों में एचएएल की तरफ से ऐसे हेलीकॉप्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। अभी ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिलहाल ये बहुत ही महंगे पड़ जाते हैं, जो कि अफोर्डेबल नहीं होते। पर अभी आने वाले समय में ये एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ आने वाले, ऐसा एचएएल की तरफ से उम्मीद किया जा रहा है, जो कि फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स की हेवी लिफ्ट और मीडियम लिफ्ट प्लेटफॉर्म में अपनी जगह को बना सकते हैं। अभी एचएएल के मुताबिक अभी ऐसे हेलीकॉप्टर को डेवलप करने के लिए हमारे पास जो सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली है वो इस हेलीकॉप्टर के लिए इंजन को डेवलप करने वाला, यानी कि एक टिल्ट रोटर इंजन को डेवलप करने के लिए होने वाला है, क्योंकि ये इंजन मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करने वाला और अपनी थ्रस्ट को रिडायरेक्ट करने वाला, यानी कि इनिशियली वर्टिकल थ्रस्ट को प्रोवाइड करने वाला है। जब बाद में हम लोग ऊपर चले जाएंगे तो उसके बाद हमारी थ्रस्ट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, और ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। और एचएएल के मुताबिक दुनिया भर में अभी कोई भी ऐसी कन्वेंशनल डिजाइन के हेलीकॉप्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, जो कि आगे चल के टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की स्पीड को और एंड्योरेंस को मैच करने वाला है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके, जो कि कब तक फाइनल होगा ये फिलहाल बताना संभव नहीं है, लेकिन इसके अंदर अभी काफ़ी सारे प्लेयर्स आ चुके हैं और हर कोई ये दावा भी करता है कि उनको ये टेंडर मिलना चाहिए, क्योंकि वो कुछ खास ऑफर कर रहे हैं। इस टेंडर की रूल के मुताबिक जिस भी फाइटर जेट को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा उस कंपनी को सबसे पहले तो किसी इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, और फिर जॉइंटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इनको भारत में मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। इस कंडीशन की वजह से जब इनिशियली ये टेंडर फ्लोट किया गया था तो इसमें जितने भी कंपटीटर मौजूद थे वो किसी ना किसी इंडियन पार्टनर के साथ टाई अप कर चुके थे। ऐसे ही साफ की तरफ से 2017 में मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में अपनी ग्रिपेन ई को ऑफर करने के साथ साथ इसे भारत में लोकल मैन्युफैक्चर करने के लिए अदानी डिफेंस को अपना लोकल पार्टनर चुना था। इसके बाद भी इंडियन एयरफोर्स की मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ग्रिपेन ई हमें कोई खास इंप्रेस नहीं कर पाया था। तो 2018 के आसपास साफ की तरफ से जेट के कंप्लीट इकोसिस्टम को ही भारत में बनाने का प्रपोजल दिया गया था, साथ ही इसकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर करने का प्रपोजल दिया गया था। लेकिन आज तक इंडियन एयरफोर्स के ऑफर इतना इंप्रेस नहीं कर पाए, और शायद साहब को ये बात लगभग पता चल चुकी है कि आगे चल के भारत कभी भी ग्रिपेन ई को अपनी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के टेंडर में सिलेक्ट नहीं करने वाला है, जिसका सबसे बड़ा कारण तेजस MK2 हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट का फाइटर जेट होने वाला है, और इसको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स में बड़ी मात्रा में इंडक्ट किया जाने वाला है। तो इस वजह से अभी साफ इंडिया की तरफ से अदानी डिफेंस के साथ किए गए अपनी डील को कैंसिल करने का प्लान किया जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी वो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में कम्पीट करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, और उनका ये कहना है कि अगर इसमें ग्रिपेन ई को सिलेक्ट किया जाए तो वो आगे चल के एचएएल को अपनी लोकल पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और आगे चल के इनको भारत में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगला अपडेट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से, और अभी हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की एक बहुत ही बड़ी जीत के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत का जो मेन मुद्दा रहा है वो आतंकवाद को लेकर रहा है, और मेनली जितने भी जाने माने आतंकवादी या सुअर होते हैं, मतलब छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े वाले सुअर होते हैं, ये सभी के सभी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और सुअर आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, और क्या खाते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इनके फलने फूलने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है वो पाकिस्तान में परफेक्टली उनको मिल जाता है, और इसी वजह से प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में एक नहीं बल्कि कई सुअर फार्म्स और ट्रेनिंग सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर इनको अलग अलग देशों को बाद में एक्सपोर्ट किया जाता है, और खास करके भारत में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सभी को रोकने के लिए तो इंडियन आर्मी दिन रात हमारी बॉर्डर पर तैनात है, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल में भी इस सभी स्वर फर्म्स को बंद करना और इनकी
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कट करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक इनके लीडर बचे रहेंगे और इनके पास पैसा जाता रहेगा तब तक ये ब्रीडिंग करते रहेंगे। और इसी वजह से भारत की तरफ से कई बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इन सभी सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज और इनकी चेयरपर्सन के अगेंस्ट में, यानी कि लीडर्स के अगेंस्ट में कंप्लेन किया गया था, जिसको यूनाइटेड स्टेट, यूके, रशिया और फ्रांस जैसे लगभग सभी मेजर कंट्री की तरफ से सपोर्ट किया जाता है। लेकिन फिर भी चाइना एक ऐसा देश है जो कि हर बार भारत की तरफ से किए जाने वाले हर एक कोशिश को अपनी वीटो की मदद से वहां पे रोक दिया जाता है। और हर बार चाइना का ये कहना होता है कि जिस भी आतंकवादी संगठन या उनकी लीडर्स के खिलाफ भारत ने कंप्लेन किया होता है, चाइना उससे इनसफिशिएंट एविडेंस का बहाना बनाकर वीटो लगा देता है। पर इस बार फाइनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से लश्कर तोयबा और उसके लीडर अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड करने का फैसला कर दिया है। और इस आतंकवादी संगठन की बात करें या सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री की बात करें तो ये पहले से भी कई एक्टिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें रेड फोर्ट और 26/11 का हमला भी शामिल था। पिछली बार 2022 की जून में भी यूएस और भारत की तरफ से जॉइंटली इस संगठन को अल कायदा सैंक्शन कमेटी की ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड करने का प्रपोजल दिया गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में चाइना इसमें अपनी वीटो का इस्तेमाल करके रुकावट डाल दिया था। पर अभी पिछले 6 महीनों के अंदर भारत की तरफ से डिप्लोमेटिक लेवल में वापस अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा था। और इसके बाद यूएस की तरफ से भी अब्दुल रहमान मक्की के ऊपर $2 बिलियन की रिवॉर्ड को रखा गया था और अभी फाइनली इसे ग्लोबल टेररिस्ट के लिस्ट में ऐड कर दिया गया। और इसे एक तरीके से भारत का बहुत बड़ा जीत कहा जा सकता है। अगला अपडेट एम्ब्रेर की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में एम्ब्रेर की तरफ से भारत में अपनी पैर को धीरे धीरे जमाने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी बीच पिछले साल की लास्ट क्वार्टर में एम्ब्रेर की तरफ से अपनी C390 एयरक्राफ्ट को भी भारत को ऑफर किया गया था। हालांकि अभी इसमें भारत इतना इंटरेस्ट दिखा नहीं रहा है, लेकिन जिस तरीके से एयरबस की C290 एयरक्राफ्ट का डिमांड भारत में बढ़ रहा है और एयरबस को ऑर्डर मिलता जा रहा है, तो उस वजह से एम्ब्रेर की तरफ से अभी उसी सेगमेंट में कम्पीट करने की कोशिश किया जा रहा है। इसके बाद अभी एम्ब्रेर की तरफ से भारत को एक और ऑफर भी दिया जा रहा है, जिसमें एम्ब्रेर की तरफ से अभी भारत को अपनी A29 टुस्कानो एयरक्राफ्ट को ऑफर किया जा रहा है, जिसे एम्ब्रेर की तरफ से एक लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के तौर पर भारत को ऑफर किया जा रहा है। और इसमें हम लोग 250 kg से लेके 500 kg के आसपास बॉम्ब्स की इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अलग अलग तरह के रॉकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और काइंड ऑफ आप इसको हमारी STD-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की वेपनाइज्ड वेरिएंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जिसे फिलहाल HAL की तरफ से अभी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और उसे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स को भी HAL ऑफर करने वाला है। साथ ही इसको एक्सपोर्ट करने का भी प्लान किया जा रहा है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि A29 टुस्कानो का इंडियन मार्केट में कोई प्लेस बनने वाला है, बल्कि आगे चल के STD-40 की वेपनाइज्ड वेरिएंट की बात करें तो ये A29 के लिए कंपटीटर जरूर बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।